जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेल का शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है। ये सब को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल जो है बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि सेल का आविष्कार कौन किया था या सेल का नाम कौन दिया था। तो सेल का फर्स्ट टाइम नाम दिया था रॉबर्ट हुक दिया था 1665 में। और वो जो सेल था डेड सेल था, मतलब लाइव सेल नहीं था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है और उस साइंटिस्ट का नाम होता है एंटोन लुएनहुक। और वो क्या करता है, लाइव सेल को डिस्क्राइब करता है। कहाँ लाइव सेल को डिस्क्राइब करता है, वो पोंड वाटर में लाइव सेल को देखता है। लाइव सेल का मतलब होता है जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। और आपको बता दें कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वही मेन हीरो होता है, मतलब जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। उसके बाद आता है एंटोन लुएनहुक के बाद आता है रॉबर्ट ब्राउन। ये क्या करता है, न्यूक्लियस का खोज करता है। जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसका खोज आता है। फिर उसके बाद आता है पुरकेंजी। वो क्या करता है, जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म था उसको खोज करता है। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस था और इसके आसपास था प्रोटोप्लाज्म। तो इसका तो खोज किया था, यानी डेड सेल का फर्स्ट टाइम खोज किया था रॉबर्ट हुक। उसके बाद लाइव सेल को डिस्क्राइब किया था एंटोन लुएनहुक। उसके बाद जो इसके अंदर न्यूक्लियस है उसका खोज किया था, उसको डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन किया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है और वो साइंटिस्ट क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को डिस्क्राइब करता है कि हाँ सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेल थ्योरी के बारे में, जो सिल्डन ने सलाम दिया था। और सेल थ्योरी के अनुसार क्या था, या उन लोगों ने क्या बताया था कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना हुआ है और सेल हमारे अंदर डिवाइड करता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल थ्योरी में ये बताया गया था कि जो सेल का निर्माण होता है वो पहले वाले सेल से ही होता है। जो पहले से सेल मौजूद है उस सेल से ही दूसरा सेल का निर्माण होता है। मान लीजिए कि दूसरा सेल जब बनना होगा तो यही डिवाइड होगा, फिर इससे दूसरा सेल बनेगा, फिर इससे दूसरा सेल बनेगा, ऐसे डिवाइड होते होते दूसरा सेल बनता है। अब आते हैं हम लोग शेप एंड साइज ऑफ द सेल, कि सेल का शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, साइज कैसा होता है। तो आपको बता दें कि सेल का कोई शेप एंड साइज नहीं होता है। अगर शेप एंड साइज होता तो क्या ये ऑस्ट्रिच का सबसे लार्जेस्ट सेल होता? नहीं होता। सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होता है? नहीं। अगर सेम अमाउंट में भी सेल होता है तो हाथी में ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग में कम होता है। तो आपको यहाँ आपको समझना होगा कि सेल का कोई शेप एंड साइज नहीं होता है। और नंबर ऑफ सेल भी बहुत वैरी करता है बॉडी के अनुसार। मान लीजिए कि एक हाथी को लेते हैं और एक बकरी को लेते हैं, तो क्या हाथी एंड बकरी में जो नंबर ऑफ सेल होगा वह सेम ही होगा? नहीं, हाथी में ज्यादा होगा। तो वही बात लिखा हुआ है कि जो सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल का साइज होता है वो अलग अलग होता है, शेप अलग होता है, कोई शेप साइज नहीं होता है, और नंबर ऑफ सेल भी अलग अलग होता है। फिर बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, माइकोप्लाज्मा, एक बैक्टीरिया है। फिर आपसे कोई पूछेगा कि लार्जेस्ट सेल कौन है, तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच का सेल है लार्जेस्ट सेल। फिर पूछेगा कि लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो नर्व सेल, जो नस वाला होता है। फिर आपसे कोई पूछेगा कि सेल का मेनली कितना टाइप्स होता है, तो सेल का मेनली दो टाइप्स होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। अब इन दोनों के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोकैरियोटिक होता क्या है और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में अंतर। तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो प्रीकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल होता है, मतलब पुराने जमाने का सेल है। यानी जब पुराने जमाने का सेल होगा तो इसमें जरूर कुछ न कुछ खामी होगा। तो वही बोल रहा है कि इसमें अगर पुराने जमाने का सेल है तो इसमें क्या होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ देखिए क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत सिंपल सा लॉजिक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हो गया हमारा सेल, और सेल के अंदर होता है ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियर मटेरियल होता है, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये जो लिक्विड सब्सटेंस है। तो
प्रोकैरियोटिक में बोलता है कि ये कौन सा सेल है, प्रिमिटिव सेल, जिसमें लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। मतलब ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये हो गया न्यूक्लियर मटेरियल, मतलब उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है लिक्विड टाइप का, ये न्यूक्लियर मटेरियल, और ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो बोलता है कि प्रिमिटिव सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, साइटोप्लाज्म। यानी कुल कहने का बात ये है कि इसको हम लोग यूकैरियोटिक तो बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट, और ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म पूरा, ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया न्यूक्लियर मटेरियल। यही बस अंतर है और कुछ नहीं। क्या इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन है, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। वही बोल रहा है कि लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट मींस दैट न्यूक्लियर मटेरियल इज डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म व्हिच वी कॉल न्यूक्लियाइड। मतलब बोल रहा है कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा ही नहीं, यानी जो उसका न्यूक्लियर मटेरियल होगा डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होगा, तो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होगा, और उसी टर्म को हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियाइड। कुछ नहीं है, सिंपल सा टर्म है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहला मेन कारण ये है कि जो प्रोकैरियोटिक होता है वो प्रिमिटिव सेल होता है, मतलब पुराने जमाने का सेल है। अगर पुराने जमाने का सेल है तो उसमें जाहिर सी बात है जरूर कुछ खामी रहेगा, और खामी ये है इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। मतलब इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। और अब इसका ठीक उल्टा कौन, यूकैरियोटिक है, मतलब ये नए जमाने का सेल है, ये ट्रू सेल है, न्यू सेल है। अगर ट्रू सेल नए जमाने का सेल है तो ये वेल डेवलप्ड होगा, बिल्कुल राइट। देखिए यही वाला इसका एग्जांपल, इसमें वेल डेवलप्ड क्या है, इसमें साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं है, इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। लेकिन इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है नहीं है। इसके बाहर भी एक लेयर है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक ये अंतर हो गया। वही बोल रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। फिर बोल रहा है कि जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये यूनिसेलुलर होता है, और यूकैरियोटिक सेल कैसा सेल होता है, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो एक ही सेल से बना हुआ रहता है, और वो अपना जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, मतलब बॉडी का जितना भी फंक्शन होता है वो एक ही सेल से करता है। जैसे कि हो गया अमीबा, अमीबा में आप लोग पढ़े होंगे 8 या 7 क्लास में, वो एक ही सेल से पूरा अपना भोजन को खाता है, डाइजेस्ट करता है। जब कभी भी भोजन को देखता है तो अपना सूडोपोडिया के मदद से भोजन की तरफ बढ़ता है और उसको अपने अंदर इंगल्फ करके डिफ्यूज कर देता है। वो हो गया यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर के बेस्ट एग्जांपल हम ही लोग हैं, हम लोग हैं, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया। मतलब इसमें अनगिनत सेल होगा, और जब अनगिनत सेल होगा तो बॉडी का फंक्शन करने के लिए ऑर्गन भी अलग अलग होगा, तो वही है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसका कुछ और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसका दूसरा पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का। तो अब बोलता है इसका नेक्स्ट पॉइंट कि न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वही बोल रहा है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने के कारण इसमें न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड होता ही नहीं है, पुराने जमाने के सेल है। फिर बोल रहा है कि इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है। सेल ऑर्गेनल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, यही होता है सेल ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर फ्लोट करते रहता है। तो बोल रहा है कि कहाँ गया सेल ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक। पुराने जमाने का सेल है तो इसमें कितना ही फैसिलिटी होगा, ये एब्सेंट होता है इसमें। फिर बोल रहा है कि सेल वॉल, राइबोसोम
क्या होता है, जो सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाने का काम करता है उसको बोलते हैं राइबोसोम। फिर बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब प्रेजेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में। इसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, फंगी। अब आते हैं यूकैरियोटिक, नए जमाने वाले सेल में। और नए जमाने की बात है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ फैसिलिटी होगा, वेल डिफाइंड सेल होगा। तो फर्स्ट बोला है कि इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, क्योंकि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड तभी होता है जब इसके बाहर एक और लेयर होता है और उस लेयर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल। फिर बोल रहा है कि इसमें सेल ऑर्गेनल्स इसमें भी होता है, वही होता है सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, राइबोसोम, ये सब फ्लोट करते रहता है, इसमें भी सेल ऑर्गेनल्स होता है। इसमें भी सेल वॉल, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और इसके एग्जांपल हो गया प्लांट एंड एनिमल। कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। कोई आपसे पूछेगा कि सेल के कितने टाइप्स, तो 2 टाइप्स, पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रो मींस पी से प्रो और पी से प्रिमिटिव, मतलब जो सेल पहले से बना हुआ है, जो पुराने जमाने का सेल है वो है प्रिमिटिव। यू ऐसा कुछ नहीं लग रहा, यू न्यू, जैसे लग रहा है कि हम न्यू बोल रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल जो नए जमाने का सेल है, और जब नए जमाने का सेल है तो वेल डेवलप्ड होगा। अब देखते हैं कि अब क्या था उसमें, प्रोकैरियोटिक का सेकंड पॉइंट था, उसमें जो उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होता है, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है, और उसी को हम लोग बोल देते थे न्यूक्लियड। लेकिन यूकैरियोटिक में उसका न्यूक्लियर मटेरियल के बाद भी एक और लेयर था, और उस लेयर को हम लोग बोलते थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये नए जमाने का सेल है। फिर बोल रहा है, वही बोल रहा है कि न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया प्लांट एंड एनिमल। तो अब हम लोग देखते हैं जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट किसे बोलते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट उस टर्म को बोलते हैं जब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म कहाँ है, ये है हमारा सेल, और सेल के अंदर ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियर मटेरियल, सॉरी ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये हो गया साइटोप्लाज्म प्लस प्रोटोप्लाज्म, इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स में ही माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब फ्लोट करते रहता है, इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। कुछ नहीं है, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल्स, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब आपसे कोई पूछेगा प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, तो वैसा सेल जिसका सेल वॉल हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यही हमारा सेल वॉल। इसके ये नीचे एक और लेयर होता है, अगर कोई सेल में सेल वॉल को हटा देते हैं उसी को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ये ऊपर वाला तो है सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोटोप्लास्ट किसे बोलते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल्स, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, जब सेल के अंदर वाले भाग में से सेल वॉल को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि जो सेल जो है मेनली सेल में क्या क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सेल कॉन्क्लूड्स, मतलब इसमें क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और बहुत सी चीज होता है। अब इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन, और इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, ये बोल रहा है कि इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेनली क्या चीज से बना हुआ है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। फिर बोल रहा है ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम यहाँ लिख दिए हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। फिर बोला इट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये जो सेल, जितना भी सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही बात है, इस सबको कहाँ देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। सेल को हम लोग तो खुद नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को कैसे देख सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन का ही। तो हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बोलता है कि इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यहाँ ये क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ये था न्यूक्लियर मटेरियल, और यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है आउटर इन्वायरमेंट से
अंदर वाले इन्वायरमेंट को क्या करता है, सेपरेट करता है या बचाता है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं। तो वही बोल रहा है आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग कौन है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। फिर बोल रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये कौन दिया था, सिंगर एंड निकोलसन दिया था 1972 में। अब देखते हैं, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये सिलेक्ट करेगा कि किसको अंदर आने देना और किसको बाहर जाने देना है। वही बोल रहा है इट इज सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर बोल रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू ट्रांसमिट, और इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर, जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ताकि सेल हमारा हेल्दी रह सके। तो ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और आगे डिफाइन करेंगे। सेल मेम्ब्रेन का पार्ट्स में और भी कुछ लेयर होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वो सबको हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। कीप गोइंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।